हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th जो आपका भूगोल है, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए आपके एमपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों, संसाधन कोई एक वस्तु है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संसाधन क्या है, कोई एक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात वे सभी उपहार, वे सभी वस्तुएं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपने जीवन को आनंदमय बनाता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास पेन। पेन जो है तो क्या है, एक संसाधन है। पेन क्या है, एक हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि यह हमारे लिखने की ज़रूरत को पूरा कर रही है। ठीक है, हम चेयर ले लेते हैं। चेयर भी जो है तो क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि वह जो है तो हमारे लिए बैठने का काम कर रही है, हमारे बैठने की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। हम बुक ले लेते हैं, ठीक है, तो बुक भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। अगर बुक नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संसाधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी हो जाएंगे संसाधन में, जैसे मृदा हो गया, मृदा, जल, जल भी संसाधन है, मृदा भी संसाधन है। ठीक है, वन भी जो है तो संसाधन है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सतत पोषणीय विकास क्या है। दोस्तों, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता हो। ठीक है, सतत। ठीक है, सतत का मतलब है ही कि जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मतलब जो है तो किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी चीज़ का विकास हो, वही जो है तो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब जो है तो हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, हमारा जो वातावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास हो, और जो वर्तमान विकास की प्रक्रिया है वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, वही सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, मतलब जो पीढ़ियों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को की अवहेलना ना करे, ठीक है, वर्तमान विकास के जो है तो प्रक्रिया में। ठीक है, तो वही जो है तो क्या है, सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बांगर। बांगर क्या है दोस्तों, बड़े मैदानों पर पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो है तो हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि देखो क्या है कि मैदानों का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। ठीक है, तो जो बांगर वाला जो मैदान है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से इसलिए बना है क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनती है तभी वहाँ पर नदियों का जल पहुँच पाता है, और जब नदियों का जल पहुँचेगा तो अपने साथ मिट्टी की परतें, मिट्टी भी लेके जाएगा, जिसकी बदौलत वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब वो जो बाढ़ की स्थिति बनती है 3 से 4 साल में एक बार बनती है, इसलिए वहाँ की मिट्टी जब तक पुरानी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ किसी भी प्रकार की फसलों को उत्पादित नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत जो है तो जो मोटी फसलें हैं उनका ही उत्पादन हो सकता है केवल। ठीक है, तो वो वाले प्रदेश जो है तो बांगर कहलाते हैं। और अगर खादर प्रदेश की बात करें तो यहाँ नदियाँ हर वर्ष मिट्टी की परत चढ़ाती हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है तो ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। ठीक है, तो यह जो मैदान है बांगर वाला, यह ऊंचा होता है। यहाँ नदियाँ जो है तो नदियों का जो जल है वो नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यह मैदान कम उपजाऊ होते हैं। इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। ऐसे मिट्टी केवल मोटी फसलें ही जो है तो उगाई जा सकती हैं, जैसे गन्ना, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये फसलें आप वहाँ पे उगा सकते हैं, लेकिन अन्य प्रकार की और भी फसलों को आप वहाँ पे नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनती है तभी इन बड़े मैदानों में मिट्टी की परत चढ़ती है। अगर बाढ़ की स्थिति नहीं बनी तो खादर प्रदेश तक ही सीमित रह जाती है, जिसके कारण मिट्टी मैदानों में नहीं जा पाती, जिसे बांगर कहते हैं। ठीक है, बांगर का मतलब ही होता है दोस्तों बंजर भूमि। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वो है सकल कृषित क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो यह क्षेत्र एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं। मतलब जो है तो जो यह वाला जो क्षेत्र है सकल कृषि क्षेत्र, वहाँ पर एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं एक वर्ष में, और यह क्षेत्र में एक से अधिक बार जुताई भी की जाती है। भाई जब क्या है कि जब एक से अधिक बार फसलें उगाई जाएंगी तो एक से अधिक बार जुताई भी होगी, और यह कुल कृषि भूमि से अधिक भी हो सकती है। इसे ही सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से है कि बंजर भूमि क्या है। ठीक है, तो ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता है। मतलब जो है तो किसी भी प्रकार की कोई फसलें आप वहाँ पे नहीं उगा सकते। ठीक है, तो जैसे पहाड़ी चट्टानें, अब जो पहाड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ों में कोई जो है तो फसलें पैदा होंगी, कभी नहीं होंगी। ठीक है, सूखी और जो मरुस्थलीय भूमि है वहाँ भी कोई भी फसलें नहीं होंगी। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर केवल उद्योग, कारखाने या बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं उस क्षेत्र को हम जो है तो बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस प्रकार से है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो पट्टी कृषि में बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको पट्टी में बांट दिया जाता है, उनमें मेड़ बना दी जाती है। ठीक है, तथा फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। जैसे कि ये फसलों के बीच में जो मेड़ बन गई है उन मेड़ में घास उग जाती है, और यही पट्टियाँ पवन द्वारा उत्पन्न बल को कमज़ोर करती हैं। ठीक है, जब ये पवन वगैरह चलती है ना तो मेड़ में वह पवन अण मतलब जो है तो वह मेड़ जो है तो उस पवन को क्या करती है, अपने में रोक लेती है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान नहीं होता है। इस तरह की कृषि को जो है तो पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस प्रकार से है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और अपरदन का मतलब होता है परिवहन से। क्षरण से यहाँ मतलब नहीं है और ना ही कटाव से मतलब है। अपरदन का मतलब होता है परिवहन। ठीक है, अपरदन का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिवहन। केवल उसमें जो है तो परिवहन होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीज़ बह कर या उड़कर जा रही होगी उसी को अपरदन बोलेंगे। ठीक है, तो मृदा अपरदन पूछा है तो प्राकृतिक कारकों जैसे हवा के बहने से या बहते हुए जल के माध्यम से मिट्टी के कणों का, क्योंकि मृदा अपरदन पूछा है तो मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या परिवहन होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थात मृदा अपरदन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है परिवहन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है तो हमारा 8 इस प्रकार से है कि मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मृदा का मतलब मिट्टी होता है, अभी हमने बताया, और निम्नीकरण का मतलब होता है वह मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है ना उसका धीरे धीरे कम हो जाना ही निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, तो मृदा में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, ठीक है, उनकी कमी के कारण मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। क्योंकि फसलों की वृद्धि और विकास के लिए मृदा में पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगातार भूमि पर कृषि करने से, ठीक है, लगातार उस भूमि पर जो है तो कृषि करने से फसलें उगाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे तरह तरह के कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो मृदा की जो उर्वरक शक्ति है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसे ही मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार देखना है, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो है तो संसाधन। इसमें हमारा जो पहला संसाधन है वो है जैव संसाधन। दोस्तों जैव संसाधन क्या होता है, तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिसमें जीवन होता है, जैसे कि जानवर हो गए, जीवित जानवर हो गए, जीवित पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए और सूक्ष्म जीव हो गए, जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे वन मछलियाँ, वन्य पशु, फसलें, मानव, पशुधन आदि, ये सब जो है तो जैव संसाधन में आते हैं। अजैव संसाधन की अगर हम बात करें तो अजैव संसाधन में जो है तो वे संसाधन आते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं। ठीक है, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि चट्टानें हो गई, जलवायु हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, धूप, आर्द्रता, मिट्टी, जल, वायु, ठीक है, जल, वायु, मिट्टी, ये सब क्या हैं,
ये जो है तो सब के सब जो है तो अजैव संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं समाप्यता के आधार पर जो है तो संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं वो जो है तो दो प्रकार के हैं, एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। दोस्तों जो नवीकरणीय संसाधन है वो ऐसे संसाधन होते हैं, ठीक है, जिनका जो है तो हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः से जो है तो दोबारा भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जो है जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद हम उन संसाधनों का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जैसे जो है तो पेट्रोलियम हो गया, जैसे डीजल हो गया, और जो है तो प्राकृतिक गैस हो गई, इनका एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही इसका निर्माण हो सकता है। निर्माण हो सकता है, इसके निर्माण में लगभग जो है तो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोयला संसाधन जो है तो कोयले को और पेट्रोलियम को बनने में लगभग जो है तो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां और उनकी जो शाखाएं हैं वो जब गिरकर ज़मीन में दब जाएंगी, मिट्टी में दब जाएंगी, करोड़ों वर्ष दबी रहेंगी, तो उसके बाद जो है तो वहाँ पे पेट्रोलियम और कोयले का जो है तो उत्पादन हो पाएगा और वहाँ पे जो है तो वो चीज़ें वहाँ पे जन्म ले पाएंगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि इनको उत्पादित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बट इसके उत्पादन में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लगभग करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है स्वामित्व के आधार पर जो है तो संसाधन, जैसे व्यक्तिगत संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें व्यक्तिगत संसाधन की, तो वे संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे अपना खेत हो गया, अपना घर हो गया, अपनी कार हो गया, अपनी पुस्तक हो गई, तो वो व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। वहीं पे अगर हम सामुदायिक संशोधन की बात करें, जैसे यहाँ पे जो है तो पुस्तक हो गया, पुस्तक, कार, ठीक है, ये जो है तो किस में आ गए, व्यक्तिगत में। ठीक है, और वहीं पे अगर हम सामुदायिक संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए जो है तो उपलब्ध होते हैं, मतलब जो है तो जिसको जो है तो उस परिवार के सभी लोग यूज कर सकते हों। ठीक है, उस समुदाय में रहने वाले लोग सभी लोग जिसे यूज कर सकते हों, जैसे तालाब हो गया। ठीक है, तालाब हो गया, तालाब को जो है तो देखो सभी लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक पार्क हो गया, ठीक है, खेल के मैदान हो गए, इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जो है तो इसकी बात करें राष्ट्रीय संसाधन की, तो वे संसाधन, राष्ट्र का मतलब होता है दोस्तों देश, तो देश के लिए जो संसाधन है वे सभी संसाधन जिन पर राज्य अथवा केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है वो क्या होता है, तो मतलब जिसमें जो है तो इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत का मैप है उससे जो है तो 200 समुद्री मील की दूरी पर जो 200 समुद्री मील तक की दूरी का जो पेट्रोल है उसे भारत निकाल सकता है, परंतु 200 समुद्री मील की दूरी के बाद वहाँ का पेट्रोल भारत नहीं निकाल सकता। उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, वही वहाँ का पेट्रोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो हमारे ये संसाधन हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा एक और संसाधन है जो विकास के स्तर के आधार पर है। ठीक है, तो विकास के स्तर पर जो है तो हमारे 4 संसाधन हैं। कौन कौन से, एक हो गया संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या होता है दोस्तों, तो जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह किसी भी प्रदेश या स्थान या राज्य पर उपस्थित होते हैं परंतु उनका जो है तो उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है तो उसकी अपार संभावना है वहाँ, परंतु वहाँ पे जो है तो ऐसे साधन है ही नहीं कि वहाँ से सौर ऊर्जा बनाई जा सके। ठीक है, उसके बाद जैसे विकसित संसाधन देख लेते हैं, तो विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। ठीक है, और जो है तो उनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा सकी है। ठीक है, विकसित यानी कि पूर्ण रूप से जो है तो जिनका विकास हो चुका है, जैसे डीजल, पेट्रोल, उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और भंडार संसाधन क्या है, मतलब ऐसे संसाधन जो भंडार करके रखे गए हैं भविष्य के लिए। ठीक है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर भंडार हैं,
जैसे ज्वलनशील गैसों हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यौगिक है, ठीक है। तो वो भंडारित रूप में रखा हुआ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है अभी। और संचित कोष की बात करें अगर, ठीक है, तो यह संसाधन भंडार का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? संसाधन भंडार का, क्योंकि यहाँ भी भंडार ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक डैम है और डैम में भरा हुआ जो जल है, अब उससे हमें बिजली बनाना है, तो हम चाहे तो उससे पूरी की पूरी जल की बिजली बना लें, या कुछ जल जो है तो हम अपने भविष्य के लिए भी संचित करके रखें, तो वो संचित कोष के अंतर्गत आ जाता है, संचित कोष संसाधन में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है संसाधन के अति उपभोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मतलब संसाधनों का अगर हम हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है तो उपभोग का मतलब होता है दोस्तों दोहन से, यानी कि जो है तो अनुपयोग से, मतलब हद से ज़्यादा उपयोग करने से दोहन कहला जाएगा वो, ठीक है। उपभोग का मतलब होता है दोहन। तो क्या समस्याएं पैदा हुई हैं? तो संसाधन के अधिक से अधिक उपयोग करने से हमें जो है तो क्या समस्याएं पैदा हुई हैं? जैसे कुछ व्यक्तियों में लालच के कारण संसाधनों का अंत होने लगा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि पन्ना में हीरे की खान पाई जाती है, वहाँ जो है तो बहुत सारे लोगों ने पन्ने में हीरे की खान के लिए खुदाई कार्य करवाया, ठीक है। तो किसी ने जो है तो लाख रुपए लगाया, किसी ने 5 लाख रुपए लगाया। तो किसी ने लाख रुपए लगाया तो उसको जो है तो हीरा मिल गया 1 लाख रुपए खर्च करने से, किसी को 5 लाख रुपए खर्च किया तब भी हीरा नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो संसाधन हैं उनका अंत हुआ। जैसे अब वहाँ पे अगर मृदा है जो एक संसाधन है जो कि, तो उसका तो उन लोगों ने जो है तो दोहन कर दिया, ठीक है। तो ये एक समस्या रही है, ठीक है। उसके बाद जो है तो संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिसके कारण जो है तो समाज दो हिस्सों में बंट गया। अब जैसे अभी हमने बताया कि दो व्यक्ति थे, जिसने एक ने जो है तो 1 लाख रुपए लगाया तो उसको हीरा मिल गया, और एक जो है तो 5 लाख लगाया लेकिन तब भी उसको हीरा नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे जो समाज है वो दो भागों में बंट गया, जिसको मिल गया वो अमीर, जिसको नहीं मिला वो गरीब वर्ग में चला गया, ठीक है। उसके बाद जो है तो जैसे संसाधन के अंधाधुंध शोषण से जो है तो वैश्विक पारिस्थितिकी जो है तो संकट पैदा हो गया। विश्व में जो है तो विभिन्न प्रकार के जैसे तापमान, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमने संसाधनों का हद से ज़्यादा उपयोग किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।